खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर में सबसे पहले बात करेंगे काशीपुर की, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि कोरोना काल में भाजपा द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी बूथ कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाते हुए लोगों की मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस महामारी को हरा देंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत जोरदार तरीके से किया। राजनीतिक दल भी लगातार चुनाव में रहे हैं। उनमें एक आम आदमी पार्टी और जुड़ गई। तो उत्तराखंड राज्य का सवाल है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 57 सीटें जीतकर और जनता का एक बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया। इतने वर्षों में लगातार सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से पूरी ताकत के साथ हमारा कार्यकर्ता सरकार के पूरे कामों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और आने वाले समय में 2017 जैसी जीत प्राप्त करें, उससे बड़ी जीत प्राप्त करें, इस प्रकार संकल्पवान होकर कार्यकर्ता लगा हुआ है। संगठन हमारे पास एक मजबूत हमारी ताकत है। बूथ स्तर तक हमारी कमेटी है, समिति है जो काम कर रही है। और मैं समझता हूँ अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है। अन्य कार्यकर्ता चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो दल है इनके कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। तो ये दल खबर लालकुआं से, जहां विधानसभा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कांग्रेस की वरिष्ठ प्रतिपक्ष स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश ने अपने पीछे जनसेवा की विरासत छोड़ी है। उन्होंने पार्टी के लिए अपनी सांस तक काम किया। इंदिरा हृदयेश का निधन उत्तराखंड के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं देखिए, मैडम इंदिरा हृदयेश जी कांग्रेस की एक बहुत ही सीनियर लीडर थी। मेरे ख्याल में सबसे सीनियर थी वो। यहाँ कितनी बार वो एमएलसी रही, विधायक रही और उनको संसदीय ज्ञान भी बहुत ज़्यादा था। भाई देखिए, अकस्मात उनके चले जाने से कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुझे भी बड़ा दुख है, क्योंकि मैडम हर सुख दुख में कोई भी काम हो हम उनके पास जाते थे और हमारे कार्यों को, कांग्रेस पार्टी के कार्यों को, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिलाने में कोई कमी नहीं करती थी। मैं देखिए, उनके जाने से विशेष तौर पर कुमाऊं में तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि नैनीताल ज़िले की और उधम सिंह नगर ज़िले में मैडम की बहुत तगड़ी पकड़ थी और चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में ही उसी चिंता में जो है उन्होंने अपने जो है उनके प्राण चले गए। तो हम लोगों को बड़ा दुख है। तो खबर मंगलौर से, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन की कुछ दिनों पहले माताजी का देहांत हो गया था। विधायक की माता के देहांत के बाद विधायक के निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा के नेता भी विधायक की माता के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए आ चुके हैं। आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलौर पहुंचे और बंद कमरे में 1 घंटा बातचीत के बाद सचिन पायलट और काजी निजामुद्दीन बाहर निकले, जिस पर सचिन पायलट ने कहा कि मैं अपने दोस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन की माताजी के देहांत के बाद उनका दुख बांटने के लिए उनके घर आया हूं। सचिन पायलट ने राजस्थान के सियासी उलटफेर के सवाल पर उत्तराखंड सरकार पर अपना निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चेहरा बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला। उत्तराखंड में भारी प्रचंड के साथ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तराखंड की रूलिंग पार्टी अपना मुख्यमंत्री बदलने से उनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। जो पिछले पौने 5 साढ़े 4 साल में हालात पैदा हुए हैं और आने वाले चुनावों में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए यहाँ का प्रत्येक मतदाता भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार निर्माण करेगा। उत्तराखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा के कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उत्तराखंड में कांग्रेस एकजुट है, सबने मिलकर काम किया है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं
और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़कर उत्तराखंड में सत्ता हम लोग बनाएंगे। तो मंगलौर में खनन माफिया प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं। दरअसल मंगलौर की कावड़ पटरी पर भारी वाहनों का चलना वर्जित है, जबकि खनन माफियाओं द्वारा लगातार ओवरलोड के डंपर चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ के आयोजन से पहले श्रद्धालुओं को यात्रा को सुखद बनाने के लिए कावड़ पटरी का पुनर्निर्माण भी किया गया था, जिससे श्रद्धालु आसानी से कावड़ पटरी से चलकर हरिद्वार पहुंच सके। लेकिन ओवरलोड वाहन लगातार प्रशासन के आदेशों की यहां धज्जियां उड़ाते नजर आए। मंगलौर में कावड़ पटरी पर प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगाकर चेतावनी भी दी गई, लेकिन ओवरलोड वाहन स्वामी प्रशासन के इन आदेशों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। कई बार ओवरलोड वाहनों के कारण कावड़ पटरी पर दुर्घटनाएं भी हो जाती है, लेकिन फिर भी ओवरलोड वाहन स्वामी किसी भी सुनने को तैयार नहीं है। खनन माफियाओं को प्रशासन का मानो बिल्कुल भी खौफ नहीं है। खबर लक्सर से, जहां कोरोना के टीकाकरण का ग्राफ बढ़ाने और डेंगू से बचाव के लिए अब शिक्षकों ने भी जनता को जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लक्सर नगर और देहात में शिक्षकों की आधा दर्जन टीमें डोर टू डोर जाकर लोगों को डेंगू के आने वाले खतरे से आगाह कर रही है और साथ ही बचाव के टिप्स भी दे रही है। खासतौर पर घरों में पानी इकट्ठा न करने, गमलों, फ्रिज, कूलर आदि सामानों की अच्छे से सफाई करने के साथ सोते समय मच्छरदानी आदि के प्रयोग करने के लिए भी ये सभी सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षक लोगों का कहना है कि कोरोना को हराने के लिए टीका लगवाना बेहद जरूरी है और साफ सफाई पर सभी को अपने घरों में ध्यान देना चाहिए। है कि कोरोना के जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, लोग लगवाने डर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और फिर अब एक दूसरी महामारी जो डेंगू के रूप में आने वाली है उसके प्रति सचेत कर रहे हैं कि पानी अपने घर में जो स्वच्छ पानी उसे जमा ना होने दें और वैक्सीन से डरे नहीं। ये हमारा जीवन देने वाली है, लेने वाली नहीं। हमें एक हफ्ता हो गया है, हम लक्सर में गली गली में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में डेंगू का प्रकोप बढ़ता है पिछले सालों की तरह, तो घरों में जो पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि साफ पानी में डेंगू के पनपते हैं। और साथ साथ जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसे लगवाए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ही हमारा जीवन बचाएगी। अगली खबर भी लक्सर से ही, जहां लक्सर क्षेत्र में कोरोना के टीकाकरण का काम रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन कोरोना टेस्टिंग का एक बार फिर जो काम है वो पिछड़ने लगा है। खासतौर पर लक्सर के यूपी से सटे बलावली और बढ़ियावाला बॉर्डर पर कई दिनों से कोरोना टेस्टिंग का काम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना के खतरा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह भी है कि दोनों बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नरादद है। यूपी और अन्य प्रदेशों से आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। हर रोज काफी तादाद में बाहरी लोग बॉर्डर से क्षेत्र में एंट्री करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि हर रोज जो लोग क्षेत्र में आ रहे हैं उनमें से कौन कोरोना संक्रमित है, कौन नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, लक्सर के बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग का काम बिल्कुल ठप पड़ गया, क्योंकि जो यूपी से सटे हुए लोग आते हैं इस बॉर्डर में उनकी कोरोना जांच होती नहीं है। ऐसे में प्रदेश के अंदर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी या और किसी की? गोविंद, बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से उत्तराखंड में जो है कोरोना की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर है, तो उसी तरह से अब तीसरी लहर को देखा जा सकता है कि आने वाले जो समय है वो तीसरी लहर अभी आने वाली है। तीसरी लहर का किस तरह के खासा इंतजाम है, लेकिन अगर देखा जाए तो सुरभि जो खानपुर बॉर्डर और बालावाली बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है, तो अगर वैक्सीनेशन को अगर लगाकर देखा जाए तो वैक्सीनेशन का जो पिछला दौर था उस दौर में जो स्वास्थ्य विभाग, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बॉर्डरों पर मुस्तैद दिखाई देता था, लेकिन अब उसके समय में प्रशासन जो लापरवाही यहाँ पर बरतता नजर आ रहा है।
कोरोना वैक्सीन की अगर बात की जाए तो दूर के जो उत्तराखंड से अन्य राज्यों से ये उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले जो लोग थे उन्हें कोरोना वैक्सीन और जो टेस्ट था वो किया जाता था। 72 घंटे की जो कोरोना रिपोर्ट थी वो दिखाने के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश किया जाता था। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहाँ दिख रही है और वैक्सीनेशन को लेकर जो वैक्सीनेशन को लेकर अभी जो रफ्तार वो काफी धीमी है, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी, स्वास्थ्य विभाग की या प्रशासन की? गोविंद, देखिए सुरभि, बताना चाहूंगा जिस तरह स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो RT-PCR की जो बाहर के अन्य राज्यों के आने वाले जो प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रदेश में जो प्रवेश करने वाले थे उनकी भी जो नेगेटिव रिपोर्ट देखना यहाँ प्रशासन की लापरवाही बनता नजर आ रहा। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है आने वाले समय में जो कोरोना की जो तीसरी लहर है यहाँ देखी जा सकती है। इस तरह जो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी यहाँ साफ होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भवर मसूरी से, जहां कोरोना काल के बाद मसूरी में भी सैलानियों का आना जाना प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए पुलिस विभाग भी मुस्तैद नजर आने लगा है। सभी सैलानियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भाजपा विधायक अपने परिवार के साथ बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने उनका 500 का चालान भी काटा, जिसके बाद भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा सत्ता की हनक दिखाते हुए पुलिस पर आक्रोशित हो गए और दरोगा से बहस करने लगे। तो ये खादी का रुतबा, बीजेपी के विधायक हैं, परिवार के साथ बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आए। लेकिन जब दारोगा साहब ने चालान काटने की गुस्ताखी की तो उनका परिवार दारोगा साहब पे ही राशन पानी लेके चढ़ गया। आप देख सकते हैं कि कैसे उनके परिजन उनके साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भाजपा विधायक अपने परिवार के साथ बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। पुलिस ने उनका 500 रुपये का चालान काटा। भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा सत्ता की हनक दिखाते हुए पुलिस पर ही आक्रोशित हो गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, ये खादी का आप खौफ ही कह सकते हैं या खादी का घमंड कि दारोगा साहब से बदसलूकी की जा रही है। जुर्म ये है कि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, चालान काटने के बाद अपना जो रुतबा है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और साफ तौर पर तस्वीरों पर देखा भी जा रहा है। जी बिल्कुल, बता दें ये हादसा जो है कल परसों रात का है, जिस समय 7:40 पर जब विधायक जी और उनका परिवार जो है घूम रहा था मसूरी मार्ग रोड पर। उस दौरान जो दरोगा जी द्वारा जो है उनसे पूछताछ की गई तो उस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, बिना मास्क के घूम रहे थे। उस वक्त जब दरोगा जी द्वारा जो है उनसे चालान की कार्रवाई की गई तो उस वक्त जो है उनके द्वारा बताया गया कि वो विधायक है और चालान ना कटवाने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी चालान कटाया गया। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर ऐसा करेंगे तो जनता क्या करेगी। बिल्कुल, ये हमारे नेता हैं जिन्हें महामारी में भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। जुर्म ये है कि मास्क नहीं लगा रखा था, लेकिन जब दरोगा ने चालान काटा तो उनका परिवार दारोगा पे ही राशन पानी लेके चढ़ गया। शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये एक आदमी जो है बिना मास्क के मुझे दिखाया, जो कि परिवार के साथ घूम रहा था, झुंड बना के घूम रहे थे, जिन्हें मैंने मास्क न पहने पे टोका। तो ये कोई कार्ड वार्ड मुझे दिखा रहे थे, बीजेपी का विधायक अपने आपको बता रहे थे, लेकिन बिना मास्क थे। तो मैंने इनका 500 रुपये का चालान कटाया। हमारे साथ जो है वो बदतमीजी टाइप की करने लग गए। उनका लड़का भी कुछ जो है इस तरह की बदतमीजी करने लगे, फिर पैसा फेंके, यहाँ से चले गए। नाम क्या है उनका? ये बत्रा जी बता रहे थे अपने आप का, रुड़की विधायक।
तो सरोवर नगरी नैनीताल में विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय बीटी पांडे और चिकित्सालय मल्लीताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर मदतोलिया द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदान शिविर का उद्घाटन डॉक्टर के.एस. धामी, डॉक्टर एस. तुगत्याल, डॉक्टर प्रियांशु श्रीवास्तव, भास्कर महतोलिया, डॉक्टर श्रीवस्ती होतवाल, कुंदन सिंह नेगी इत्यादि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पौड़ी की, जहां राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास भवन सभागार पौड़ी में विकासखंड थलीसैंड खिरसू पोबो विद्यालय शिक्षा और ग्रामीण पुस्तकालय क्षेत्र में साक्षरता को 100% कराने और जिला आपदा प्रबंधन की बैठक ली। आयोजित बैठक में विधानसभा क्षेत्र में तीनों विकास खंडों में करीब 200 स्थानों पर पुस्तकालय स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई। इस दौरान कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी, मुख्य पुलिस विकास अधिकारी आशीष भटगाई सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो पौड़ी से ये खबर है, जहां राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास भवन सभागार पौड़ी में विकासखंड थलीसैंड खिरसू पाबो विद्यालय शिक्षा और ग्रामीण पुस्तकालय क्षेत्र में साक्षरता को 100% कराने और जिला आपदा प्रबंधन की बैठक ली है। इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र में के तीनों विकास खंडों में करीब 200 स्थानों पर पुस्तकालय स्थापित करने की कवायद भी तेज हो गई है, क्योंकि इस दौरान कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और बिजली विभाग 1, जल संस्थान 2, जल निगम 3 और पीडब्ल्यूडी 4 और पीएमजीएसवाई। मैंने सबको निर्देश दिया है कि कोई भी सड़क 2 घंटे से ज़्यादा जो है अगर बंद होती है तो इसका मतलब कोई ना कोई अधिकारी उसमें दोषी पाया जाए। बिजली पानी जो है 1 या 2 घंटे में लोगों को तुरंत जो है राहत मिलनी चाहिए और सरकार ने पैसे की दृष्टि से कोई कमी नहीं की है। हर दृश्य हमने आपदा के लिए पैसे जिलाधिकारी को दे रखे हैं और सभी रोडों को खोलने का मैंने आज निर्देश दिया। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के पुलिस ने शमशान घाट के समीप जंगल से 3 युवकों को 2 बंदूक और 1 तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी बिंदु खत्ता के रहने वाले हैं, जबकि एक पंतनगर की चकफेरी कॉलोनी का रहने वाला है। कोतवाल संजय कुमार का कहना है कि लालकुआं के क्षेत्रांगन अवैध हथियारों के क्रय विक्रय के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके दृष्टिगत उनके द्वारा अधीनस्थ पुलिस बल को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित टीमें भी गठित की गई थी, जिस पर पुलिस ने शमशान घाट समीप जंगल के पास उनके नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियारों के क्रय विक्रय को लेकर गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। शमशान घाट के जंगल में 3 युवकों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास कारतूस और तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस ने शमशान घाट के नजदीक जंगल के पास से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये तीनों हथियार के क्रय विक्रय को लेकर ही जंगल में थे। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कारतूस, तमंचा और खोखा बरामद किया गया। अवैध हथियारों के क्रय विक्रय को लेकर ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कारतूस और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ।
शमशान घाट के पास बने एक जंगल से इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और ऐसे लोगों के धर पकड़ करने के लिए 3 टीमों का गठन किया था और तीनों टीम के गठन के द्वारा ही इन सभी की गिरफ्तारी हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, 3 युवकों की गिरफ्तारी, आरोप है कि अवैध हथियार की क्रय विक्रय को लेकर किया गया है, ज्यादा जानकारी बताएं मुकेश। इसलिए बताना चाहूंगा, लालको कोतवाली का कारोबार संभाला जब से, तो उन्होंने नशे और जो अवैध हथियार की क्रय बिक्री है उसके खिलाफ अभियान छेड़ लगाया। इसी अभियान के तहत आज कहते हैं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाले शमशान घाट जंगल के समीप 2-3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 बंदूक और एक तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि ये एक अभियान उनका आज ही नहीं है, निरंतर चलता रहेगा। बिल्कुल मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 3 लोग हैं जो बाइक पे हैं और वो शमशान घाट के पास असलों के साथ हैं और किसी बड़ी घटना घटने की फिराक। इस सूचना पर हमारी टीम ने वहाँ घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद उन लड़कों को पकड़ा। तीनों लड़कों के पास से 2 12 बोर की बंदूकें, एक 315 बोर का तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद थाने लाए और नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, करके उनको जेल भेजा जा रहा है। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। गोदाम में लगी भीषण आग। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मेहतान स्थित गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मोहल्ला मेहतान में है स्पेयर पार्ट्स का गोदाम। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कर्मचारी आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुड़े हुए हैं। किन कारणों की वजह से आग लगी, फिलहाल इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। धुएं का गुब्बार आसमान में जा रहा है। काफी भयानक आग है और आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अज्ञात कारणों की वजह से ये आग लगी। पूरा मामला हरिद्वार में, जहां गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो एक तरफ जहां कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से देश और दुनिया जूझती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवानपुर में एक गांव ऐसा भी है जिसमें अनेक बीमारियां बहुत जल्द पैर पसार सकती है। लोगों के घरों में जिस प्रकार से गंदा पानी घुस रहा है, उससे एक तरफ तो बीमारी दस्तक दे ही रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के मकान भी जमीन में धंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कोई भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गंदे पानी से भरे रास्तों से मुसीबतों से 2-4 होकर लोग अपने घर पर जाने को मजबूर हैं। इसी क्रम में खंड विकास अधिकारी वसुम डोबरियाल से बात की गई, तो उन्होंने कहा है कि गांव में पानी की निकासी ना होना और तालाब पर अतिक्रमण होने की वजह से ये समस्या बनी हुई है। पानी की निकासी के लिए नाले का बनना बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। टीम आ रही, प्रशासन की टीम आ रही, कुछ बताओ ना, तुम लोग जिम्मेदार हो। कोई आने को तैयार नहीं, मौके पर ना सहयोग करने को तैयार है। वो हो रही, बहुत ज़्यादा बदबू हो रही, बच्चे बीमार हो रहे, बड़े बीमार हो रहे। एक तो कोरोना महामारी से निपटना मुश्किल हो रहा, आगे ये नहीं दूसरी नहीं महामारी से चलने जा रही। कुछ नहीं कर रही, बहुत एप्लीकेशन के लिए हमने भी इस पे काम। अच्छा, पहले जो था ये तालाब जो था, पहले खेत साइड खाली था, उसमें लोग निकल जाते। अच्छा बोलिया बतरी छाड़ी थी या सारियाँ टूट गई। अब पानी कहाँ जाएगा बताओ, जैसे कहाँ जाएगा, हम परेशान लोग, घर हमारे गिरे खड़े, घरों में पानी अंदर, चलो देखो तो कोई इसका वो दे रहा, हमें तो इतना खतरा हो रहा है। मकान भी सारे तेने बैठ गए सर, आप नहीं यकीन तो जाकर देखो ना, कोई प्रधान तवज्जो दे रहा और तमागे ना पार गड़ गए। बीमारी इतनी कि बुखार एक से एक, बच्चे क्या बड़े क्या, पानी दे भी नहीं रहता। बाजी फिर बताऊँ कौन जिम्मेदार होगा इसका, बताया आज कोई तवज्जो नहीं देता इस बात को। हाँ, कोई पानी की निकासी के लिए है कि अगर लोग उसमें नाला निर्माण के लिए अपनी भूमि देते हैं, तो उसमें नाला निर्माण करके उस पानी की निकासी की जा सकती है आगे। लेकिन अगर कोई अपनी ज़मीन नहीं देगा तो फिर उस नाले की नाला न बनने के कारण वहाँ की निकासी संभव नहीं हो पा रही है।
अब इस मामले में हमने कुछ लोगों ने ग्रामीण स्तर पे बताया कि इस पर अतिक्रमण हुआ है। यहाँ पे पहले एरिया बड़ा था, अब एरिया घट के कम हो गया, जिससे पानी घरों में भर रहा है। तो उसके लिए हमने एसडीएम महोदय को एक पत्र दिया है कि अगर ऐसा वहाँ पे अतिक्रमण का है तो उनके स्तर से कार्रवाई की जाए, उसके बाद आगे का कार्य संभव हो सके। अतिक्रमण है और अतिक्रमण हट जाता है। एप्लीकेशन दी थी माननीय एसडीएम भगवान बुद्ध को, तहसीलदार को भी दी और खंड विकास अधिकारियों को दी, लेकिन यहाँ के नेता यानी कि यहाँ का शासन और प्रशासन इतना निठल्ला है, काम करता नहीं, अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। और ये जो जोहड़ का मामला है, इसको कहा गया है कि ये जोहड़ ना होकर सरेंद्री 6-2 की ज़मीन है, जबकि सरेंद्री 6-2 की अगर ज़मीन है तो वो भी पंचायत की ज़मीन हुई, सरकारी ज़मीन हुई। उसको जब इसमें पुराने समय से जा रहा है पानी, तो आज भी जाना चाहिए। अगर पानी की समस्या है, पानी जब इसमें गाँव का जा रहा है तो ऐसा खुदवा का और बड़ा कर देना चाहिए। ये 9 बीघे का खेत है, वो थी ज़मीन, ऐसा 3 बीघे कर दी। लोग गाड़ी किया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है, छोटा बच्चा भी गिर सकता है, सांप बिच्छू और जगह जगह, और बीमारियाँ इस तरह की चल रही हैं। तो खबर कुंभनगरी यानी कि हरिद्वार से, जहां मानसून की दस्तक से किसानों के चेहरे पर खुशी झलक दिख रही है, जिसमें मानसूनी की संभावित बारिश होते ही स्थानीय किसानों को धान की पौध रोपाई करनी है। बड़े किसान रोपाई के लिए खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि छोटे किसान अभी तक पौधे की रोपाई कर रहे हैं। धान की फसल होती है जो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और अभी जैसा कि मानसून के उत्तराखंड में दस्तक हुई है, तो उस हिसाब को देखते हैं किसान लोग अपने अपने खेत तैयार करने लगे हैं। और जो मानसून से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, जैसे कि अब बारिश का सिलसिला जैसे ही शुरू होता है तो हम अपनी धान की रोपाई करनी स्टार्ट करेंगे और उससे हम अपनी ज़रूरत के लिए बहुत अच्छा अनाज पैदा करेंगे। तो रामनगर के ग्राम चिल्किया के राइस मिल में ग्रामीणों ने सरकारी चावल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। मौके पर पहुंची चिल्किया की ग्राम प्रधान हिमा बिष्ट ने कहा है कि सरकार जनता को राहत देने के लिए राशन दे रही है, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग गरीबों का हक छीन जाते हैं। रात में जनता का चावल चोरी छिपे राइस मिल से बेचते पकड़े जाने में प्रशासन में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। देर रात पूर्ति निरीक्षण को ग्रामीण कार्रवाई के लिए बुलाने की भी मांग पर अड़े रहे। पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र बेलवाल के पहुंचने के बाद ट्रॉली में रखे राशन की जांच से ये पुष्टि हुई है कि चावल गरीबों के लिए आई थी, लेकिन इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक हमारे यहाँ 3/7 इसी एक्ट के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें 75 कट्टे 50-50 किलो के, ये कुमार राइस मिल है, उसके अंदर से बरामद हुई है, जो चिल्किया गांव के पास है। वहाँ का जो राशन डीलर है, जो उसकी बताई गई है, उसके खिलाफ, राशन डीलर के और जो राइस मिलर है उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, इससे पहले सभी चीज़ों को लिया जा रहा है, उसके सारे रजिस्टर, लेजर वगैरह, CCTV फुटेज वगैरह, जहाँ पे वो तोली गई वहाँ से और जहाँ से चली वहाँ से, और जो ये गोडाउन्स वगैरह है वो सबको एज ए एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा कि आज हमने तहसीलदार महोदय के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की गई कि जो कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार के मार्फत गरीबों के लिए राशन आया था, वो राशन प्रधान चिल्किया की कहने पर राइस मिलर के यहाँ पकड़ा गया कि राइस मिल वाले के यहाँ इसको बेचा जा रहा था। और जो ट्रॉली है, जो माल है, वो जो है कि जो राशन डीलर है उसका बताया गया। लेकिन उसके बाद जो पूर्ति निरीक्षक का बयान जब आज सुबह हमने अखबार में पढ़ा, तो वो कहते हैं कि जो राशन डीलर है उसके यहाँ जो रजिस्टर है उनकी तो यानी वो रजिस्टर कंप्लीट है। तो फिलहाल मुझे बुलेटिन में अभी के लिए दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।